Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next topic for class 12th, which is temperature coefficient of resistance or resistivity. The symbol for temperature coefficient of resistance or resistivity is alpha. Alpha से हम इसको represent करते हैं and now we are going to calculate this alpha value for a material. हमने एक material को consider किया है यहाँ पर. कंसिडर मटेरियल हुज रेजिस्टेंस, इनिशियली जो रेजिस्टेंस है उसका वो R0 है, टेम्परेचर है T. जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस में भी चेंज देखने को मिलेगा. सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर T विल बिकम T प्लस dt एंड रेजिस्टेंस में चेंज कितना होगा, R0 विल बिकम R0 प्लस dr. ठीक है, ये चेंजेस हमें देखने को मिले. एक्सपेरिमेंटली कुछ वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं हम, जैसे कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा एक्सपेरिमेंटली वी कैन से कि जब भी हम कभी रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज रेजिस्टेंस, दैट मीन्स चेंज इन रेजिस्टेंस dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस R0. सबसे पहली चीज़ तो ये देखने को मिली कि हमेशा जो है चेंज इन रेजिस्टेंस ओरिजिनल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मान लो पहले रेजिस्टेंस था 100 ओम, फिर बाद में चेंज होके हो गया, टेम्परेचर बढ़ाया हमने, रेजिस्टेंस चेंज होके हो गया 150 ओम, तो दैट मीन्स 1.5 गुना बढ़ गया. ठीक है, और जितना बड़ा हम रेजिस्टेंस लेंगे उतने ही ज़्यादा अमाउंट में वो बढ़ेगा. जैसे कि हम पहले मान लेते हैं कि हमारे पास 1000 ओम का जो है रेजिस्टेंस है, हमने फिर उसको टेम्परेचर दिया और रेजिस्टेंस फिर से बढ़ गया, और अब की बार रेजिस्टेंस बढ़ के कितना हो गया 1500 ओम, 1.5 गुना फिर भी बढ़ गया, है ना. सो चेंज इन रेजिस्टेंस जो है, कहने का मतलब ये है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो है उसका इनिशियल जो रेजिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस पर डिपेंड करेगा. दूसरी चीज़ क्या फाइंड आउट की गई कि जो dr है चेंज इन रेजिस्टेंस ही वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dt के, चेंज इन टेम्परेचर के. दैट मीन्स जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे चेंज इन रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज. ओके, नाउ इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देते हैं. कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और यू कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं. वी कैन कंक्लूड हेयर कि dr जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R0 के भी और साथ ही साथ dt के भी. ठीक है ना. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट को हम हटा देंगे, dr इज इक्वल टू अल्फ़ा, दिस इज अल्फ़ा R0 dt. ये अलग है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, उसको हटा के हमने इक्वल टू का साइन लगाया, दिस इज अल्फ़ा, अल्फ़ा है ये हमारे पास. ठीक है ना. सो दिस इज द रिलेशन फॉर अल्फ़ा, और यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू को निकाल सकते हैं, एंड दिस अल्फ़ा इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. ठीक है बच्चों, इस अल्फ़ा की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे. कैसे कैलकुलेट की जाए अल्फ़ा की वैल्यू. हमने जो ये इक्वेशन बनाई है, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं. अभी किसके लिए, इसकी प्रॉपर लिमिट्स के लिए. कौन सी लिमिट्स होनी चाहिए, जो चेंज इन रेजिस्टेंस है उसकी भी लिमिट्स रख दो, और जो चेंज इन टेम्परेचर है उसकी भी लिमिट्स को पुट कर दो, और अल्फ़ा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. सो इनिशियल टेम्परेचर कितना था, इनिशियल टेम्परेचर है T से T0 चेंज, T0 से TF चेंज हो रहा है मान लेते हैं. ठीक है ना. तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर के लिए लिमिट्स कितनी होंगी. मान लेते हैं पहले जो हमारे पास टेम्परेचर था T0 और बाद में चेंज होकर के हो गया TF. ठीक है. फिर सेकंड बात करते हैं रेजिस्टेंस की. सो चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज चेंज इन रेजिस्टेंस. इसके लिए जो लिमिट्स होंगी R0 से चेंज होकर के RF तक पहुंच गया. ठीक है. R0 इनिशियल है, T0 इनिशियल है, F जो है TF वो फाइनल है, RF फाइनल है. सो इंटीग्रेट कर देते हैं इक्वेशन 3 को. फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन पुट इट हेयर, इंटीग्रेशन ऑफ dr, लिमिट्स आर कहाँ से कहाँ तक हैं, R0 से RF तक हैं. ठीक है. एंड दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ T0 से
टी एफ तक, और जो वैल्यू है हमारे पास वो है अल्फ़ा आर नॉट डी टी। ठीक है, सो यहाँ पर डी आर की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, आर, लिमिट्स है हमारे पास आर नॉट से आर एफ तक, इज इक्वल टू अल्फ़ा, यहाँ पर कांस्टेंट है, अल्फ़ा को हम बाहर ले लेंगे, आर नोट यहाँ पर लिख देंगे, और डी टी की जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगी टी, एंड द लिमिट्स आर टी नॉट से टी एफ तक। ठीक है, लिमिट्स को पुट कर देंगे, सो आर एफ माइनस ऑफ आर नॉट विल बी इक्वल टू अल्फ़ा आर नॉट ब्रैकेट टी एफ माइनस टी नॉट। ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा निकाला जा सकता है। अभी हम फिलहाल आर एफ फाइनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, जो बाद में चेंज इन रेजिस्टेंस आएगा। आर एफ विल बी इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस का बन जाएगा, आर नॉट प्लस अल्फ़ा आर नॉट ब्रैकेट टी एफ माइनस टी नॉट। यहाँ से हम आर नॉट कॉमन ले सकते हैं, दैट मीन्स आर एफ विल बी इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा ब्रैकेट टी एफ माइनस टी नॉट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फाइनल रेजिस्टेंस आर एफ। हम अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं यहाँ से, इसी इक्वेशन से हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं। मान लो इस इक्वेशन को हमने ले लिया है, इक्वेशन नंबर 3 उसको बनाया था, तो 4 ले लेते हैं इसको। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 ये 5 बन गया हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 हम अल्फ़ा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 वी कैन कैलकुलेट अल्फ़ा। अल्फ़ा कैसे निकल जाएगा, अल्फ़ा को एक तरफ रखो, अल्फ़ा विल बी इक्वल टू, ये क्वांटिटी आर एफ माइनस आर नोट उधर ही पड़ी हुई है, आर एफ माइनस आर नोट अपॉन, ये क्वांटिटी नीचे चल जाएगी, आर नॉट ब्रैकेट टी एफ माइनस टी नॉट। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, दैट मीन्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सो फार। ठीक है, ये अल्फ़ा की वैल्यू आएगी, जो कि हमें अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। दिस इज अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब हम इसमें अल्फ़ा की वैल्यू को कंसिडर करके चल सकते हैं अलग अलग मटेरियल्स के लिए। मटेरियल्स काफ़ी तरह के होते हैं। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स लाइक मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड अलॉयज। अल्फ़ा की वैल्यू जो हमने अभी तक कैलकुलेट की है वो कितनी आई है, अल्फ़ा इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर नोट अपॉन आर नोट ब्रैकेट टी एफ माइनस टी नोट। आर एफ इज द फाइनल रेजिस्टेंस आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मटीरियल, आर नोट इज द इनिशियल रेजिस्टेंस of the material, Tf is the final temperature and T naught is the initial temperature of the material. And for metals, value of alpha is always positive. For semiconductors, value of alpha is always negative. And for alloys, it is very small. हमने तीनों की वैल्यू को लिखा भी हुआ है। अल्फा फॉर कॉपर इज 4 × 10⁻³ अल्फा फॉर अ सेमीकंडक्टर इज -7 × 10⁻², एंड अल्फा फॉर अ alloy is manganene here 2 × 10⁻⁶. Okay, now we will check out the graph between resistance, or you can say resistivity, and taken with temperature. इनका ग्राफ डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा। सेम ग्राफ रहेगा रेजिस्टेंस के लिए। हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं रेजिस्टिविटी रो के लिए टेम्परेचर का वेरिएंस, ठीक है ना। सेम ग्राफ विल स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस। सो सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स के केस में क्या होता है, मेटल्स के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 10⁻28 पर मीटर क्यूब, इतने लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही प्रेजेंट है उसके पास। सो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ए मेटल, उसके पास पहले से ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है फ्री, तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टिविटी है वो क्या इफेक्ट होगा वो देखेंगे अभी। टेम्परेचर बढ़ाने से सबसे पहला चेंज क्या होगा, सबसे पहला चेंज तो ये होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब बढ़ जाएंगे। एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। टेम्परेचर बढ़ाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले ही ज़्यादा थे और ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब बढ़ गए, और जो रिलैक्सेशन टाइम होगा टाउ, विच इज़ टाइम बिटवीन दो कोलिजन्स के बीच का टाइम है, वो डिक्रीज़ करेगा, ठीक है ना, दैट विल डिक्रीज। एन बढ़ेगा, टाउ घटेगा। ऐसा होने से क्या होगा, रेजिस्टिविटी घटेगी या बढ़ेगी,
रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज, क्योंकि n बढ़ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब बढ़ गए, तो टाउ दैट मीन्स रिलैक्सेशन टाइम घट गया, दैट मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ गया तो विच इम्प्लाइज रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो रेजिस्टिविटी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर गई। दैट मीन्स इन केस ऑफ मेटल्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। ठीक है, और इसके लिए जो ग्राफ होगा, ग्राफ क्या रहेगा, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं, बिकॉज जीरो वो कंडीशन है जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, आइडियल कंडीशन है। सो थोड़ा ऊपर से शुरू करते हैं हमेशा ग्राफ को। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज फॉर अ मेटल। होता तो ये कर्व है, पहले अगर हम एक्सपेरिमेंटल कर्व इसकी देखें तो कुछ टाइम के लिए लीनियर होता है, कुछ टाइम के लिए लीनियर होता है, फिर बाद में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो इसलिए हमने थोड़ा टाइम जो वो लीनियर था उसको भी नेगलेक्ट किया है, बाकी ये होता स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है, और जो ग्राफ है वो क्या होगा वो देखते हैं। टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, सो व्हेन वी टेक सेमीकंडक्टर एंड गिव इट टेम्परेचर, तो हम क्या देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर पे या फिर इंसुलेटर पे, इंसुलेटर का भी ग्राफ सेम ही रहेगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इंसुलेटर के लिए भी यही है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, ग्राफ लगभग सेम ही रहता है। तो इन पर टेम्परेचर का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, सेमीकंडक्टर पर भी और इंसुलेटर पर भी टेम्परेचर का इन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। इफेक्ट किस चीज़ का होता है, देखिए जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे n बढ़ जाएगा। n क्या होता है सेमीकंडक्टर के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर आपने देखा होगा चार्ज डेंसिटी हम लेते हैं, ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, n बढ़ गया, चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, दैट मीन्स चार्ज डेंसिटी बढ़ने का मतलब कि चार्ज कैरियर्स बढ़ गए, चार्ज कैरियर्स बढ़ गए, दैट मीन्स कंडक्टिविटी बढ़ गई। कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, सिग्मा होती है कंडक्टिविटी, है ना, सिग्मा इज कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी बढ़ गई तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, 1/ρ होती है। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, सो रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम इसको, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सिग्मा इज कंडक्टिविटी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। ठीक है ना, सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी मतलब उनको करंट को कैरी करने की कैपेसिटी। कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी की अपोजिट होती है, वो अपोजिट रेसिप्रोकल होती है। कंडक्टिविटी बढ़ी तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। तो इसके लिए जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होता है, डिक्रीजिंग। ठीक है, सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल डिक्रीज। थर्ड हम बात करते हैं अलॉयज़ के लिए। अलॉयज़ के लिए अल्फा की वैल्यू वेरी स्मॉल है। सो इन केस ऑफ अलॉयज़, जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या देखने को मिलेंगे वो देखते हैं। टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा। अलॉयज़ के अंदर भी क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, क्योंकि वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के मिक्सचर से मिलकर बने हैं या दो मेटल से मिलकर बने हैं। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो n दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब बढ़ेंगे, n विल इंक्रीज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब बढ़ गए, दैट मीन्स आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन का होने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। ठीक है ना, इसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। n बढ़ने से रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ पे क्या इफेक्ट होगा, दैट मीन्स रिलैक्सेशन टाइम। टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ डिक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स कोलिजन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स विल अकर मोर फ्रिक्वेंटली। ठीक है, जिसकी वजह से टाउ डिक्रीज होगा, दैट मीन्स टू कोलिजन्स के बीच का टाइम डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, विच इम्प्लाइज रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। अब होगा क्या, n बढ़ रहा है, r घट रहा है, रेजिस्टेंस घट रहा है, टाउ घट रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस एक केस में घट रहा है, एक केस में बढ़ रहा है, और ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है ना, कैंसिल आउट कर देंगे। दैट मीन्स ओवरऑल इफेक्ट जो है अलॉयज़ के केस में वो कांस्टेंट रहेगा ऑन रेजिस्टिविटी वाइल इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। ठीक है, कुछ लोग इसको थोड़ा कर्व भी बनाते हैं, कुछ बुक्स के अंदर इसको थोड़ा सा कर्व बना देते हैं, तो वो भी कोई ऐसी बात नहीं है, वो भी सही है, बट इट रिमेन्स
कांस्टेंट, हमें लास्ट में ये लिखेंगे कि जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट रहती है फॉर अलॉयज ड्यू टू दीज इफेक्ट्स, ठीक है ना। एक में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, एक में रेजिस्टेंस घट रहा है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगे, जिसकी वजह से जो कर्व है हमारे पास वो कैसी ऑब्टेन होगी हमें, दिस विल बी अ कांस्टेंट कर्व. So these are the some effects of temperature on metals, semiconductors and alloys, and also the value of alpha for these three materials, and we have studied the graphs of metals, semiconductors and alloys.